नी पेन एक ऐसी समस्या जो इनवेरेबली हर व्यक्ति को परेशान करती है, क्योंकि ये जोड़ ही ऐसा है। नी जॉइंट एक ऐसा जोड़ है जो कहीं ना कहीं आपकी मोबिलिटी, आपके फ्रीडम से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब आपको कहीं जाना हो, आपको चलना फिरना हो, आपको मूव अराउंड करना हो, तो वो नी जॉइंट है जो बहुत सारा काम करता है। इतना आपका एंकल और हिप नहीं मूव करता जितना ज़्यादा नी जॉइंट लोड लेता है। चाहे वो आपको सीढ़ियाँ चढ़नी हो, वॉक करना हो, रनिंग करनी हो, इन सभी के लिए आपका नी जॉइंट बहुत काम आता है। और जब भी घुटने में दर्द होता है या आर्थराइटिस चेंजेस आते हैं, तब कहीं ना कहीं आपकी परेशानी बढ़ने लगती है, क्योंकि अब आपकी मोबिलिटी की बात आ जाती है, आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस पैदा हो जाती हैं। तो क्या हो कि आपको हम बताएं इस नी जॉइंट के बारे में सारा कुछ विस्तार से, जिससे आप ये समझ कर कि क्या आपके घुटने में हो रहा है, क्या आपको उसके लिए अकॉर्डिंगली करना चाहिए। शायद आप भी जानना चाहते ही होंगे, क्योंकि ये जोड़ ही ऐसा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो बने रहिए इस पॉडकास्ट के अंत तक, आपको आंसर मिलेगा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का, बहुत सारी दुविधाएं आपकी दूर होंगी। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही और भी अच्छे नए नए इंसाइट्स मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट को। मैं हूं फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपानी हेल्थ केयर, आगरा से। सबसे पहली बात कि कैसे आप जानेंगे कि आपका घुटना डैमेज होना शुरू हो रहा है। इससे पहले ये समझिए कि घुटना क्या होता है। तो आपके नी जॉइंट के अंदर बोन होती हैं, फीमर, जो कि आपकी थाई बोन है। फिर नीचे होती है टिबिया, जो आपकी पैर की बोन है। बीच में होती है पटेला। इसके साइड में एक होती है जिसे कहते हैं फिबुला। ये सारी बोन्स मिलकर एक जॉइंट फॉर्म करती हैं जिसे कहते हैं नी जॉइंट। अब आप देख रहे हैं इसमें कार्टिलेज है, मेनिस्कस है, लिगामेंट्स है। सबसे पहले जब आप अपने नी को ज़्यादा यूज़ करना शुरू करते हैं तो लोड आता है ये मेनिस्कस पे, क्योंकि ये मेनिस्कस ही है जो आपके नी जॉइंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। इससे आप जब चलते हैं, दौड़ते भागते हैं, तो आपका जो फीमर है वो टिबिया पे स्टेबली बनी रहती है, या कहें कि आपका नी जॉइंट स्टेबलाइज रहता है। सबसे पहले ये मेनिस्कस वॉर्न ऑफ होता है, ये घिसना शुरू होता है, या कोई चोट लग जाए तो ये खराब होता है। इसके बाद नंबर आता है आपकी जो कार्टिलेज है, दोनों बोन में जो आर्टिकुलर कार्टिलेज हैं, जो आर्टिकुलर सर्फेसेस को सेफगार्ड करती हैं, सारा लोड अपने पे बेयर करती हैं, ये कार्टिलेज घिसना शुरू होती हैं। और जब ये कार्टिलेज घिस जाती हैं, तब आपकी जो एक्चुअल बोन है वो आपस में कांटेक्ट में आती है, तब आपको ज़्यादा पेन होना शुरू होता है। अभी तक पेन की जो सिवेरिटी थी वो कम थी, बट अब धीमे धीमे जैसे ये कार्टिलेज भी वॉर्न ऑफ होती है, तब आपको पेन बढ़ना शुरू हो जाता है, पेन की इंटेंसिटी बढ़नी शुरू होती है। अभी तक तो क्या था कि ड्यूरिंग मूवमेंट आपको पेन होता था, जिससे कोई विशेष समस्या नहीं थी, पर अब जब ये बोन घिसनी शुरू होती है तब ये पेन परमानेंट सा होने लगता है। आपको नाइट पेन्स भी होते हैं, रात को सोने में तकलीफ होती है। कई बार आप में से बहुत लोगों की नींद खुली होगी कि सोते में नींद में पेन हो गया और आप सोते से उठ गए। अब ये स्थिति पैदा हो जाती है। कई बार इसमें छोटी छोटी कीलें, जिन्हें हम प्रोजेक्शंस कहते हैं, जिन्हें मेडिकल लिंग्वा फ्रैंका में ऑस्टियोफाइट्स कहा जाता है, ये डेवलप होने की वजह से ये रगड़ खाते हैं तो इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, मसल्स में भी कई बार ट्रॉमा होता है। और हाँ, इस जॉइंट का एक जॉइंट कैप्सूल होता है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, जिसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, जिसे आम भाषा में आप लोग ग्रीस कहते हैं। ये ग्रीस कम होने लगेगा। जैसे कि बाइक के इंजन में ल्यूब्रिकेशन होता है, हर चीज़ में ल्यूब्रिकेशन चाहिए, ऐसे ही नी जॉइंट को भी ल्यूब्रिकेशन चाहिए ताकि वो ढंग से परफॉर्म कर सके। तो जब ये लुब्रिकेशन कम होना शुरू होता है, तब आपको ये समस्याएं होती हैं कि अब आपको पैर में तकलीफ होती है, एक क्रेपिटस आता है, कट कट की आवाज़ जिसे हम कहते हैं, वो आनी शुरू हो जाती है। तो यही सारे वार्निंग साइंस हैं कि आपका नी घिस रहा है, ख़राब हो रहा है। सबसे पहला, आपको ड्यूरिंग मूवमेंट हल्का हल्का पेन होना शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद थोड़ा और बढ़ेगा तो आपको अपने घुटने के अराउंड सूजन सी मालूम पड़ने लगेगी। जो आपकी हड्डियां चमकती थी, आप छू के देख पाते थे कि अच्छा ये थाई बोन है, ये पटेला है, ये टिबिया है, अब वो आपको ठीक से महसूस नहीं होगा। पूरी स्वेलिंग बढ़ने के साथ वहाँ पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे हेवीनेस आ जाएगी। हाँ, रेडनेस भी आ सकती है, थोड़ा घुटना गर्म और लाल सा आपको ऊपर की स्किन है वो मालूम पड़नी शुरू हो जाएगी। ये सिम्टम्स हैं, साइंस हैं कि हाँ, अब घुटने में कुछ समस्या बढ़ती चली जा रही है। इसके बाद आपको सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ होगी। सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ दो तरह की होती है। एक, जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं आपकी सांस फूलती है, वो आपके हृदय से संबंधित होती है, बट यहाँ जो सीढ़ी चढ़ने से
आप जो आपको सीढ़ी चढ़ने में समस्या होगी वो आपके घुटने में होगी। आपको ऐसा लगेगा कि घुटने में कितना लोड बढ़ गया है, कितना दबाव बढ़ गया है कि आपसे सीढ़ी चढ़ ही नहीं जा रही। घुटने पर दबाव बढ़ गया है, ऐसा मालूम पड़ेगा कि पैर में ताकत ही नहीं है, घुटने में ताकत ही नहीं है, आप सीढ़ी चढ़ ही नहीं पा रहे, ऐसा आपको महसूस होगा। ये वार्निंग साइंस हैं कि आपके घुटने में समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। जैसा अभी मैंने कहा कि आपको नाइट पेन शुरू हो जाएंगे, आपकी रात को नींद खुल सकती है, ये एक वार्निंग साइन है। तो इस तरह की चीज़ें आपको शुरू हो जाएंगी आपके घुटने को लेकर। इससे आपको सजग हो जाना है। ये इंडिकेशंस हैं कि अब आपको तत्काल प्रभाव से इमीडिएटली अपने किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को या आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं, फैमिली फिजिशियन हैं, पहले उन्हें संपर्क करना चाहिए और सलाह लेनी चाहिए कि क्या करें। क्योंकि भारतीय व्यक्ति की ये समस्या है, वो पेन को बड़ा हल्के में लेते हैं और अंततोगत्वा दे लैंड अप इन ट्रबल एंड नॉट जस्ट इन ट्रबल, इन अ बिग ट्रबल। सो ध्यान ये रखिए कि आपको किसी भी प्रकार के दर्द को, वो घुटने का हो या किसी और जगह हो बॉडी में, उसे लाइटली नहीं लेना है। ना। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि सर हम ये कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये पेन आर्थराइटिस का हो रहा है अर्थात डिजेनरेशन का है या फिर किसी चोट की वजह से ये दर्द है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इंजरी हुई है तो ये बहुत तक संभव है, बल्कि होगा ही, कि आपका जो दर्द है वो धीमे धीमे रेस्ट करने पर सबसाइड होने लगेगा। पर अगर आपको आर्थराइटिक पेन हो रहा है, डिजेनरेशन की वजह से पेन आ रहा है, इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन है, तो वो रेस्ट करने पर सबसाइड नहीं होगा, वो वहीं बना रहेगा। जैसे ही आप चलना शुरू करेंगे वो पेन फिर से आ जाएगा। इसके वनस्पत जैसा हमने अभी कहा कि इंजरी का पेन, क्योंकि वहाँ पे अगर मांस फटा है, कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है, कोई बोन में चोट लगी है, तो वो समय के संग हील होगी। बॉडी जब अपने आप को हीलिंग में जाएगी, जब सेल्फ हीलिंग प्रोसेस शुरू होगा, तो आपकी चोट ठीक होने के साथ साथ आपका घुटना बेटर होता चला जाएगा, वो ठीक से मुड़ने भी लगेगा, आप उस पर लोड भी ले पाएंगे, आपकी जो मोबिलिटी है वो वापस से ठीक होने लगेगी। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि आपको आर्थराइटिक पेन है तो वो समय के साथ ठीक नहीं होगा, समय के साथ बढ़ेगा। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आपको जो इंजरी का पेन है वो विद टाइम ठीक होता चला जाएगा। ये तो बात हो गई कि पेन किस प्रकार का होगा। अब बात करते हैं कि यंग अडल्ट्स में, जो आजकल हम देख रहे हैं लोग 40s इवन 30s में आर्थराइटिस का शिकार हो रहे हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस यंग अडल्ट्स में क्यों होती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस में हम ये चीज देख रहे हैं कि जो समस्याएं हम 60 प्लस के लोगों में देखते थे आज से कुछ साल पहले, वो आज हम 40 इवन 30s में जो लोग हैं उनमें भी ये चीज देख रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है आपका अपना लाइफस्टाइल, क्योंकि आपकी जो वर्किंग है वो बहुत ही खराब हो गई है। आपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछे कि उनके समय में जब वो यंग थे तो क्या वो लोग घर पे बैठे रहते थे, या वो कितना घोड़ा गाड़ी का यूज करते थे? नहीं ना। पर आप आज के समय में कर रहे हैं। आप कहीं भी अगर जाते हैं तो कार से जाते हैं, चलना फिरना कम हो गया, नी की मोबिलिटी कम हो गई है, आपका वर्क प्रोफाइल ऐसा है, आप एक जगह बैठ के काम करते हैं, आपकी नी का मूवमेंट कम से कम होता चला जा रहा है। यदि आप किसी चीज़ को रख देंगे, उसे यूज़ नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ जैम हो जाएगी। सेम थिंग गोज़ फॉर योर नी। अगर आप एक जगह लंबे समय तक बैठे रहेंगे तो आपके नी जॉइंट में से सनोवियल फ्लूइड की जो मात्रा है वो धीमे धीमे कम होनी शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि यंग अडल्ट्स में जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स या जो डेस्क जॉब वाले लोग हैं उनको समस्याएं आ रही हैं कि सर हमारे घुटने में से ग्रीस खत्म हो गया। ने इसलिए ये होता है कि आपकी नी की मोबिलिटी कम से कम होती चली जा रही है, तो बॉडी भी फिर अकॉर्डिंगली एक्ट करती है। वहाँ से सनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, बॉडी क्यों फिर उसमें एफर्ट लगाए कि वहाँ पे सनोवियल फ्लूइड की मात्रा को मेंटेन करके रखे। जो जॉइंट चल रहा है, मूवमेंट में है, बॉडी वहाँ पर सनोवियल फ्लूइड की मात्रा को बनाकर रखेगी, क्योंकि वहाँ उसको नीड है, डिमांड है उसकी। अब जहाँ डिमांड ही नहीं है वहाँ कैसे प्रोडक्शन होगा? तो आपको चाहिए कि आप हर कुछ देर में उठें, एक वॉक करें अपने टेबल के आसपास, फिर आके बैठ जाएं, या पैरों को इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा चला लें जिससे आपके नी की जो एक्टिविटी है मेंटेन रह जाए। हेंस आपका ब्रेन सेंस करेगा इस चीज़ को, और नी जॉइंट के अंदर सनोवियल फ्लूइड की जो मात्रा है, जो वहाँ पे क्वांटिटी आपको अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उसको मेंटेन करेगा। सो सबसे पहली वजह है आपकी लाइफस्टाइल। दूसरी वजह है कि आपकी जो डाइट है, आप जंक फूड खा रहे हैं, ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में, खासकर नी जॉइंट में, इन्फ्लेमेशन को कैटलाइज करती हैं, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं। आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं,
आप शुगरी कंटेंट ज़्यादा ले रहे हैं। और शुगर, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, हमारे अन्य वीडियोज़ में भी हमने बताया है कि शुगर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि शुगर का कंजम्पशन कम करते चले जाइए। ऊपर से आप एक्सरसाइज करते नहीं, तो जो आप खाना खाते हैं, जो आप कैलोरी एक्वायर करते हैं खाने से, वो फैट के रूप में आपकी बॉडी में इकट्ठी हो जाती है और आपका वेट बढ़ने लगता है। फिर आपके 1 किलो वज़न बढ़ने पर आपके घुटने पे 6 गुना वज़न ज़्यादा पड़ेगा और इसे बैलेंस करने के लिए आपको लगभग 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि अपना वज़न न बढ़ने दें, अपने आप को फिट रखें। जो अगली वजह है आजकल के युवाओं में नी पेन बढ़ने की, आर्थराइटिस बढ़ने की, वो ट्रॉमा हो सकता है। आर्थराइटिस देखिए 2 प्रकार की होती है। एक होती है डिजेनरेटिव, जो बुजुर्गों में मिलती है। एक होती है ट्रॉमेटिक, जो यंग एडल्ट्स में आजकल हम देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद नी जॉइंट में इंजरी हुई और वहाँ से आर्थराइटिस होनी शुरू हो गई, क्योंकि उनकी मोबिलिटी कम हुई, डिजेनरेशन शुरू हुआ और उनको आर्थराइटिस डेवलप हो गई। ऐसे ही हाँ, एक बात आपको और बताना भूल गए, आपकी डाइट में आप कैल्शियम, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, मैंगनीज है, जिंक है, आयरन है, ये सभी भले ही ट्रेस एलिमेंट्स हैं बट बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके जीवन में, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। इसलिए आपको चाहिए कि आपकी डाइट बैलेंस हो। आप जंक फूड से जितना बचें उतना ही नेचुरल जो सीजनल फल और सब्जियां हैं उन्हें खाएं। इससे आपकी जो समस्याएं हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप ये सब लेते ही नहीं। आप देखते तो हैं कि हाँ ये खाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट आप इस पर अमल नहीं करते। तो कोशिश करिए कि आपकी डाइट बैलेंस हो, जो आप नहीं करते हैं। अगेन वापस आते हैं इंजरी के ऊपर, जहाँ पर हम थे। तो इंजरी कॉज करती है ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस को, जिस वजह से आज के यंग एडल्ट्स में हम आर्थराइटिक चेंजेस देख रहे हैं घुटने के अंदर। अगली वजह एक हो सकती है इन्फेक्शन। किसी को ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, कहीं कोई इंजरी हुई थी, फॉरेन पार्टिकल पैर में लगा था, जिस वजह से वहाँ इन्फेक्शन हो गया। तो इन्फेक्शन भी आर्थराइटिक चेंजेस को ट्रिगर कर सकता है, जिस वजह से आज के यंग एडल्ट्स को आर्थराइटिस हो जाती है। तो ये कुछ मेजर वजह हैं यंग एडल्ट्स में आर्थराइटिस होने की। आशा करता हूं आपको ठीक से समझ आ गई होंगी और आपको ये कंटेंट समझ आ रहा होगा। तो इस पॉडकास्ट को लाइक अभी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी से रिलेटेड है आपका अगला क्वेश्चन कि क्या वेट गेन यानी ओबेसिटी नी जॉइंट की सेहत को ख़राब करती है? तो आंसर है यस। जैसा हम अभी कह रहे थे कि अगर आपका 1 किलो वज़न बढ़ेगा तो घुटने पे 6 किलो का वज़न ज़्यादा पड़ेगा और आपको 12 गुना काम करना पड़ेगा उसे बराबर करने के लिए। तो हाँ, ये बात सच है कि आपका अगर 1 किलो वज़न बढ़ता है तो आपके घुटने पर 6 गुना वज़न बढ़ जाएगा और उसको 12 गुना आपको मेहनत करनी पड़ेगी बराबर करने के लिए, क्योंकि आपके जो घुटने बने हैं वो आपकी बॉडी का आधा वज़न लेने के लिए बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर 70 kg वेट है तो आपका एक घुटना 35 किलो और दूसरा घुटना 35 किलो वज़न लेने के लिए बना है। बट अगर आपका वज़न 71 किलो हो गया तो आपके एक घुटने पर अब वज़न पड़ेगा ज़्यादा, जिसके लिए आपका घुटना बना नहीं है, उसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, चाहे वो चलना फिरना हो, चाहे वो स्टेयर क्लाइंबिंग हो। तो आपको चाहिए कि अपना वज़न कम रखिए। वज़न कम रहना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके घुटने की हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप ठीक से चल फिर पाएंगे। इसलिए आपको अपना वज़न मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके घुटने की सेहत आपके वज़न से जुड़ी हुई है और आपका अगर वज़न बढ़ेगा तो आपके घुटने की सेहत ख़राब होनी शुरू होगी। फिर वही मैकेनिज़्म एक्टिवेट हो जाएगा जो हमने अभी स्टार्टिंग में कहा कि पहले मेनिस्कस घिसेगा, फिर उसके बाद नंबर आएगा कार्टिलेज घिसने का, कार्टिलेज घिस जाएगी, फिर आपकी बोन घिसनी शुरू होगी। जब बोन घिसेगी तब आपकी आर्थराइटिक जो आपकी आर्थराइटिस है वो इतनी बढ़ जाएगी कि शायद फिर आपकी कोई हेल्प ज़्यादा ना कर सके और आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़े। इसलिए ध्यान रखिए आपका वज़न नियंत्रण में बना रहे और आपकी घुटनों की सेहत अच्छी बनी रहे। क्या एजिंग घुटनों के डिजेनरेशन में रोल प्ले करती है? तो आंसर इज यस। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे घुटनों में डिजेनरेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में से कैल्शियम कम होना शुरू होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है। जब ऑस्टियोपोरोसिस होती है इसका अर्थ यह है कि आपके अब बोन में जो कैल्शियम स्टोर्ड है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जो कैल्शियम है वो आपकी बोन में स्टोर होता है, राइट। थोड़ा सा काम आता है आपके जो कैल्शियम चैनल्स हैं, जो नर्व से न्यूरॉन हैं, आपका जो नर्व सिस्टम है उसे रेगुलेट करने में, ठीक है। बट मैक्सिमम जो कैल्शियम है वो स्टोर होता है आपकी बोन के अंदर। पर जब आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे
आपकी बोन में से कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा, साथ में मैग्नीशियम वगैरह भी कम होगा, तो आपकी बोन कमज़ोर होती जाएगी, वो झड़ना शुरू हो जाएगी। आम भाषा में डिजनरेशन को लोग कहते हैं कि अब हड्डियाँ झड़नी शुरू हो गई हैं। तब आपका जो नी है वो वैसा नहीं रह पाएगा जो अपनी यंग एज में था। इसलिए हम कहते हैं कि आपको एक्सरसाइज करते बने रहना चाहिए। एक्सरसाइज क्यों करनी है? एक बहुत बड़ा लोगों को भ्रम है कि एज बढ़ने के साथ आप जिम नहीं जा सकते। इस भ्रम को तोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी एक्टिव बनी रहे, ब्रेन को ये सिग्नल पहुंचता रहे कि हाँ आपकी बॉडी को डिमांड है उस चीज़ की, यानी कैल्शियम की। तो कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो बॉडी में अच्छे से बना रहेगा और आपकी जो बोन है उसकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी, जो आर्टिकुलर सरफेस हैं उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी, आपके नी जॉइंट की जो इंटीग्रिटी है ओवरऑल वो ठीक बनी रहेगी। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप में से या आपके आसपास कितने लोग हैं जो एज बढ़ने के साथ भी एक्सरसाइज करते हैं, अपने को फिट मेंटेन करे हुए हैं। इसी से एक और प्रश्न निकलता है कि क्या एक्सरसाइज आपके घुटनों की सेहत को ठीक मेंटेन कर सकती है? तो ये बात को ठीक है, एक्सरसाइज करने से आपके नीज का डिजनरेशन रुक सकता है, आपके घुटनों की हेल्थ अच्छी हो सकती है और हो सकता है कि आपको जीवन में कभी भी नी रिप्लेसमेंट न कराना पड़े। कई बार ये लोगों के मन में दुविधा होती है कि क्या हमें नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। लोग हमसे प्रश्न करते हैं, सर हमारे घुटने ख़राब हो रहे हैं, क्या वाकई में हम नी रिप्लेसमेंट करा लें? तो उसका उत्तर यही है, एक्सरसाइज शुरू करिए, धीमे धीमे अपने घुटनों की हेल्थ को अच्छा करिए, जिससे कि आपको ऐसा कभी न कराना पड़े। एक्सरसाइज करने से बेनिफिट क्या होता है? एक्सरसाइज करने से सबसे पहले आपकी जो मसल्स हैं घुटने के अराउंड, क्वाड्रिसेप्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स हैं, काफ है, इन सब की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्ड होती है, जिससे आपका जो नी जॉइंट है उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है। जब आपके नी जॉइंट की स्टेबिलिटी अच्छी होगी तब आपके जो मेनिस्कस का वेयर एंड टेयर है, कार्टिलेज का वेयर एंड टेयर है, आर्टिकुलर सरफेस का वेयर एंड टेयर है, वो धीमे धीमे कम होना शुरू होगा, वहाँ ब्लड का सप्लाई बढ़ेगी, न्यूट्रिशन बढ़ना शुरू होगा, हीलिंग प्रोसेस आगे बढ़ेगा और आपके घुटना अच्छा होने लगेगा। साथ में जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि नी जॉइंट काम कर रहा है, अब यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड की जो वॉल्यूम है, जो क्वांटिटी है, उसको बढ़ा ले। जब साइनोवियल फ्लूइड बढ़ना शुरू होगा तो आप सभी लोग जानते हैं अगर किसी भी चीज़ को आप लिब्रिकेशन दे दोगे तो वो स्मूथली वर्क करना शुरू कर देगा। तो यही चीज़ होती है नी जॉइंट के साथ में भी, लुब्रिकेशन बढ़ने के साथ साथ आपके जॉइंट की स्मूथनेस बढ़ जाएगी और आपकी जो मोबिलिटी कम होने लगी थी वो फिर से वहीं आ जाएगी जिस लेवल पर थी, और आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, जो आपके चैनल का मोटिव भी है। यहाँ तो बात हो गई एक्सरसाइज की, पर क्या डाइट भी आपके नी पेन को ठीक करने में रोल प्ले कर सकती है? तो यस, डाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके नी हेल्थ को रिकवर करने में, घुटने को अच्छा रखने में। क्योंकि जैसा अभी हम कह रहे थे कि अगर आपके नी में इन्फ्लेमेशन हो गया है, घुटना सूज रहा है, दर्द कर रहा है, पेनफुल है, तो ऐसे में आप अगर अपनी डाइट में से इन्फ्लामेटरी चीज़ें निकाल देते हैं, जैसे आपने शुगर निकाल दी, आपने वाइट चीज़ें जैसे वाइट शुगर, वाइट फ्लोर, वाइट राइस, ये सब निकाल दिया, जैसे सफ़ेद चावल है, चीनी है, मैदा है, ये सब निकाल दिया, तो ये जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी में हो रहा इन्फ्लेमेशन धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाएगा, सबसाइड होना शुरू हो जाएगा, आपकी गट की हेल्थ जो है वो बेटर होने लगेगी, आपके बॉडी में से टॉक्सिन्स रिमूव होने शुरू हो जाएंगे। और ऑन द कॉन्ट्ररी आप ऐसी चीज़ें खाना शुरू करेंगे जो आपको कैल्शियम रिच होंगी, जो ट्रेस एलिमेंट से पूर्ण होंगी, तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन बढ़ेगा तो मसल्स की हेल्थ अच्छी होगी, कार्टिलेज की रिकवरी अच्छी होगी, बोन की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो ओवरऑल जो आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं नी के अराउंड, फीमर, टिबिया, लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, ये सभी बेटर फील करेंगे। जब ये बेटर होते जाएंगे, इनकी वर्किंग अच्छी होती जाएगी, तो ओवरऑल जो आपका नी जॉइंट है उसकी हेल्थ अच्छी होती चली जाएगी और आपका घुटना अच्छा हो जाएगा। प्रश्न आता है कि क्या कोई स्ट्रेचेस ऐसे हैं जिन्हें करने से नी जॉइंट का पेन एलिविएट हो सकता है? तो यस, कुछ स्ट्रेचेस हैं जिनके लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर देंगे आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि यहाँ करना पॉसिबल नहीं है। आप उन्हें जाकर देखिएगा और आराम से, हल्का अगर आपको पेन है तो परफॉर्म करिएगा, पेन ज़्यादा है तो किसी अच्छे एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करिए, नहीं तो अपने फैमिली फिजिशियन को पहले कंसल्ट करिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट कर सकते हैं, तब
उनकी देखरेख में ये स्ट्रेचेस परफॉर्म करेंगे तो बेहतर रहेगा, अन्यथा यू कैन लैंड अप इन ट्रबल। कुछ स्ट्रेचेस ऐसे होते हैं जिन्हें आप घर पे खुद ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ये स्ट्रेच है जिसमें आप बैठकर एक टॉवल को लगाकर और अपने पंजे को खींच सकते हैं, ये काफ के लिए हो जाएगा। सेकंड, आप लेट जाएं बेड पे, फिर इसी टॉवल से अपने पैर को ऊपर खींचेंगे तो आपकी हैमस्ट्रिंग में भी खिंचाव आएगा। इससे आपकी जो मांसपेशियां टाइट हो रही हैं, जो तन रही हैं इंस्टेबिलिटी की वजह से, वो खिंच के इलोंगेट हो जाएंगी और आपका घुटना जो टाइट हो रहा है वो रिलीव हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन, तो जो स्क्रीन पर डिटेल्स आपको दिख रही हैं आप इन पे भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि सर कोई ऐसी मेडिसिन हैं जो हम ओवर द काउंटर परचेज करके ले सकते हैं और हम अपने घुटने की हेल्थ को ठीक कर सकते हैं? देखिए, ऐसी मेडिसिन तो अवेलेबल हैं ओवर द काउंटर जो आपके पेन को कम कर सकती हैं, नी हेल्थ को अच्छा करती हैं, बट इन्हें आपको बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन के नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले सकते हैं जो कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आपको काम आएंगे। आप मसल रिलैक्सेंट्स ले सकते हैं जो आपकी मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करेंगे, रिलीव करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं नी की जब स्टेबिलिटी कम होती है तो मसल्स पे एक्स्ट्रा लोड पड़ने की वजह से मसल स्टिफ होने लगती हैं। तो मसल रिलैक्सेंट्स आप ले सकते हैं जो आपको काम आएंगे मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। आप ग्लूकोसामिन या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये सब चीज़ें ले सकते हैं, ये सप्लीमेंटेशन है। बी कॉम्प्लेक्स हो गए, विटामिन मिनरल्स हो गए, ये आप ले सकते हैं। बट अगेन, एक बार अपने फिजिशियन से अवश्य से कंसल्ट करिए, तभी इन चीज़ों को लेना शुरू करिए। कई बार क्या होता है, आपके ब्लड टेस्ट होते नहीं, आप बस अपने मन से ही ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके खाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमने ये कोविड में बहुत देखा, लोगों ने अपने आप से अपने मन से ही काढ़े बनाए ले लिए। कई लोगों को जलन हो गई, एसिडिटी हो गई, क्योंकि बहुत गर्म होते हैं काढ़े, बहुत चीज़ें आप दूध में डालते हैं वो गर्म होते हैं। या आपको मेडिकेशन की ज़रूरत थी ही नहीं, आपका बी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल परफेक्ट था, विटामिन डी परफेक्ट था, बट फिर भी आपने ले लिया तो वो ओवर हो गया। वो भी बुरा है इन सम केसेस। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, पहले जानें कि बॉडी में कम क्या हो रहा है, डॉक्टर को कंसल्ट करें और तभी इन चीज़ों का सेवन शुरू करें, अन्यथा ये आपके लिए दुखदायी भी हो सकता है। तो ये कुछ मेडिकेशंस हैं जो ओवर द काउंटर आपको मिल सकते हैं और आप नहीं लेंगे, आप डॉक्टर से पहले रेकमेंड कराएंगे, प्रिस्क्राइब कराएंगे, तब आप इन्हें कंज्यूम करना शुरू करेंगे। और एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि घुटने के ट्रीटमेंट के लिए, नी पेन को रिलीव करने के लिए क्या फिजियोथेरेपी अच्छी है या कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट कराना चाहिए? अब ये आपको छोड़ना पड़ेगा अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ऊपर, एक फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर, या जो ठीक से आपके नी को एनालाइज करे और समझे कि प्रॉब्लम क्या है, क्या करना चाहिए। कई बार ये देखा गया है कि कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट लोग कह के करवाते हैं, थेरेपिस्ट मना करते हैं कि नहीं आपको कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट की नहीं नीड है, बट फिर भी वो कह के करवाते हैं एंड देन दे लैंड अप इन ट्रबल। सो कोशिश ये करिए कि फिजियोथेरेपिस्ट को अपना काम कर रहे हैं तो उसे तय करने दें कि फिजियोथेरेपी करनी है या कायरो। वैसे मैक्सिमम टाइम नी में कायरो काम आता है। कायरो की जो ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है वो स्पाइन में अलाइनमेंट एडजस्टमेंट के लिए पड़ती है। घुटने में बहुत विशेष रोल कायरो का नहीं होता, किन्हीं केसेस में होता भी है, मैं ये मना नहीं कर रहा, बट आर्थराइटिक चेंजेस में ज़्यादा आपको फिजियोथेरेपी काम आएगी। सो इस चीज़ का आप दबाव नहीं डालें अपने मेडिकल प्रोफेशनल के ऊपर या फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर कि सर हमें कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट चाहिए। वो जब चाहेंगे तब कायरो कर देंगे, अन्यथा आपके लिए फिजियोथेरेपी ज़्यादा बेटर रहेगी एज पर रिकमेंडेशन आर्थराइटिस के लिए। अब बात करते हैं कि क्या नी के जो ब्रेस हैं, नी कैप्स हैं, स्लीव्स हैं, ये काम आते हैं, क्योंकि लोगों का ओपीडी में हमसे ये प्रश्न होता है। तो आज इस दुविधा को भी दूर कर देते हैं। अगर आपको घुटने में दर्द है तो आप नी कैप पहन सकते हैं, इसमें बुराई नहीं है। बुराई है इसको 24 घंटा पहनने में, पहनकर इसको सो जाने में, क्योंकि तब ये आपके नी के सर्कुलेशन को बिगाड़ेगा, आपके घुटने में समस्या बढ़ सकती है, सूजन भी आ सकती है। रेस्ट करते में जब आप वो उस नी कैप को पहनेंगे तो आपकी मांसपेशियों पर दबाव पड़ेगा, उनकी स्ट्रेंथ धीमे धीमे कम होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए नी कैप को दिन में पहनना चाहिए, काम करते वक्त जब आप वर्किंग कर रही हैं तब आप नी कैप को पहन ले, तो आपको ये सपोर्ट देगा, परेशान नहीं करेगा। बट जैसे ही आप लेटने रेस्ट करने जा रहे हैं तो उसे नीचे कर दें, नी को आराम रिलैक्स छोड़ दें आराम से, ताकि आपके घुटने का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली चलता रहे, बना रहे। अगर आपको घुटने में इंस्टेबिलिटी है या डैमेज ज़्यादा हो गया है तब फिर बारी आती है नी ब्रेस की, या अगर पटेला में डैमेज हो गया है तो पटेलर ब्रेस एक होता है जिसमें बीच में होल होता है कुछ इस तरह का,
तब ये दिया जाता है, इसका नंबर आता है। इस पर्टिकुलर ब्रेस को आप पहन सकते हैं। ये आपकी बोन को इंटैक्ट रखेगा, सही जगह पर मेंटेन करेगा। कई बार क्या होता है, डिजेनरेशन इतना ज़्यादा होता है, मसल इतनी वीक हो जाती हैं कि आपका घुटना पीछे को जाने लगता है, जिसे हम मेडिकल लिंग्वा फ्रैंका में डेनू रेकरवेटम कहते हैं। तब आपको ज़रूरत पड़ती है नी ब्रेस की। आपका नी ब्रेस क्या करता है, घुटने को हाइपर एक्सटेंशन में जाने से रोकता है, घुटने को पीछे जाने से रोकता है और डैमेज को बढ़ने से रोकता है। तब नी ब्रेस की बारी आती है, जो रेंज को लिमिट करके घुटने को रोकता है। कोई इंजरी हो जाने पर घुटने को बिल्कुल ही जाम करना होता है, यानी मूवमेंट रोकना होता है, तब नी इमोबिलाइजर काम आता है। जैसा एक लंबा सा होता है, आपने देखा होगा जब भी किसी का अगर नी रिप्लेसमेंट होता है, नी में कोई सर्जरी होती है, एसीएल डैमेज हो गया, रिपेयर हुआ है, आर्थ्रोस्कोपी हुई है, तब ये नी इमोबिलाइजर काम आते हैं। तो ये कुछ यूजेस हैं अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग ऑर्थोटिक सपोर्ट्स के, किस स्टेज में क्या आप यूज़ कर सकते हैं। बट फिर भी हमारी बात पे पूरी तरह रिलाई नहीं करिए, अपने फिजियोथेरेपिस्ट को जाके कंसल्ट करिए, उनकी राय लीजिए, क्योंकि वो आपको एग्जामिन करके ये समझ पाएंगे कि नी में क्या दिक्कत है और अकॉर्डिंगली आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। तब आप उनकी अकॉर्डिंगली चीज़ को यूज़ करिए तो ज़्यादा फायदा होगा, बजाय कि अपने डॉक्टर स्वयं बन जाने के। घुटनों के लिए कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हीटिंग पैड्स हो गए या अन्य तरह के सपोर्ट्स हो गए। इसके ऊपर भी वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पर, लिंक आई कार्ड में है, जाकर अवश्य से देखिएगा। इससे आपको और क्लैरिटी आएगी कि कैसे आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ और आती है, आपके जूते। घुटने की सेहत के लिए आपका जो फुटवेयर है वो भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब चलते हैं तो ये एक क्लोज चेन काइनेमेटिक मूवमेंट बनता है। आपका घुटना, आपकी एडी और आपका हिप तीनों एक साथ काम करते हैं आपके फॉरवर्ड ट्रांसलेशन के लिए बॉडी के। तो अगर आपका जूता एक साइड से घिसा होगा तो आपकी एडी पे दबाव ज़्यादा पड़ेगा, इन टर्न वो ऊपर आके आपके घुटने पे दबाव पड़ेगा और कूल्हे पे भी आएगा। फिलहाल हम बात करते हैं घुटने के ऊपर। जब घुटने में दबाव पड़ेगा तो वो घिसना शुरू होगा, वेयर ऑफ होना शुरू होगा और अल्टीमेटली आपको आर्थराइटिस हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आपका फुटवेयर भी प्रॉपर हो। बात आती है कि घुटना कब बदलवाना चाहिए। जब आपके घुटने में जो आर्थराइटिस है वो ज़्यादा हो गई, या कहें तो स्टेज 3 या 4 से आगे निकल गई, बिल्कुल जॉइंट स्पेस नहीं बचा, आपको एक कदम चलने में भी तकलीफ़ हो रही है, आप ना दिन में चैन से बैठ पा रहे हैं, ना रात को ठीक से सो पा रहे हैं, आपको कभी आराम है ही नहीं घुटने में, ऐसा मालूम पड़ता है कि हड्डियाँ आपस में धंसी चली जा रही हैं, तब आपको कंसिडर करना चाहिए कि अब आपको घुटना बदलवा लेना चाहिए। इंतज़ार ये ना करें कि डॉक्टर बोले कि अब नहीं हो पाएगा आपका ट्रीटमेंट, क्योंकि हड्डियाँ इतनी ज़्यादा ना खोखली हो जाएं कि सर्जन वो इम्प्लांट को वहाँ पे लगा ही ना पाएँ, उसे प्लेस ही ना कर पाएँ जो आपकी नी को होल्ड कर सके, या आपकी जो हड्डियाँ हैं वो इम्प्लांट को होल्ड कर सकें। इसलिए अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो निश्चित तौर पर नी रिप्लेसमेंट को प्लान करिए। और हाँ, इसके लिए प्री ऑपरेटिव स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी होती हैं। कैसे होती हैं उसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर देंगे। पहले उन्हें शुरू कर दें, फिर प्लान तरीके से नी को रिप्लेस कराएं और बाद में रिहैब कराएं प्रॉपर इसका, इससे आपको आने वाले समय में तकलीफ ना होने पाए। क्योंकि जो सर्जन ने अपना काम करा है 20%, उसे कॉम्प्लीमेंट करेगा आपका जो 80% रिहैब आप प्रॉपरली कराएंगे, वो आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा, आपके नी की ओवरऑल जो हेल्थ है उसे बेटर बना के रखेगा। कई बार लोग सोचते हैं कि सर कि नी रिप्लेसमेंट हम नहीं कराएंगे कभी, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, मिथ होगा। मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ, लाइफ का स्पैन है वो बड़ा हो ना हो, बट लाइफ की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। तो उस अच्छी एक क्वालिटी लाइफ के लिए आपको नी रिप्लेसमेंट समय पे करवाना है, जिससे जो आपका आगे का बचा हुआ जीवन है वो एक अच्छी क्वालिटी से निकले, आप अच्छे से उसको जी सकी। आशा करते हैं आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। आपके संग ऐसे बहुत लोगों का डाउट ये क्लियर हो जाए कि अब नी रिप्लेसमेंट करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत से लोग कहते हैं सर हम नहीं कराएंगे, ताउम्र हमें कुछ भी हो जाए हम नी रिप्लेसमेंट नहीं कराएंगे। तो उनकी भी हेल्प करिए, इस वीडियो को उन तक शेयर करके, इस पॉडकास्ट को उन तक शेयर करके, जिससे वो भी जान सके कि अब उनका समय आ गया है घुटने बदलवाने का, तो बदलवा ही लें, वही बेहतर होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी कई बार लोग ये बोलते हैं कि अगर हम आर्थ्रोस्कोपी करवा लें तो कैसा रहेगा। तो देखिए, नी रिप्लेसमेंट में पूरा घुटना चेंज किया जाता है, या कहें तो आपको जो आर्टिफिशियल सर्फेसेस हैं उन्हें शेव ऑफ करके अलाइन किया जाता है इम्प्लांट के,
और फिर इम्प्लांट को सेट किया जाता है नी के अंदर। वहीं आर्थ्रोस्कोपी में क्या होता है, ये एक मिनिमली इन्वेसिव कीहोल सर्जरी होती है, MIS टेक्निक से होती है। मिनिमली इन्वेसिव कुछ होल्स करे जाते हैं छोटे छोटे आपके घुटनों में, और उससे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को अंदर ले जाकर जो भी डेब्री है वो निकाली जा सकती है, रिपेयर किए जा सकते हैं। तो अगर आपके घुटनों में ऐसी कुछ समस्या है कि ACL इंजरी हो गई है, मेनिस्कस डैमेज हो गया है, ऑस्टियोफाइट के फ्रैगमेंट्स अलग होके नी में ही पड़े हुए हैं, या कार्टिलेज डैमेज हो गई है, रफ हो गई है, तो उन सबको शेव ऑफ करके आर्टिफिशियल सरफेस को स्मूथ किया जा सकता है। ऐसे काम आर्थ्रोस्कोपी से बड़े अच्छे से हो सकते हैं और आपको इसका सहारा लेना चाहिए। मिनिमली इन्वेसिव है, कम डैमेज होता है, कम दिन का रेस्ट होता है, आप जल्दी से अपनी एक्टिव लाइफ में वापस लौट जाते हैं। तो ये सर्जरी भी आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। बट जहाँ नी रिप्लेसमेंट होना है वहाँ इस टेक्निक को ना अपनाएं, वहाँ रिप्लेसमेंट ही कराएं। हम तो एटलीस्ट यही कहेंगे आप। अब बता दी है कि क्या हॉट और कोल्ड पैक आपके घुटने के दर्द के लिए ठीक है, तो आंसर है यस। बट अपने मेडिकल प्रोफेशनल को ये तय करने दें कि क्या आपके लिए काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या योगा आपके नी की फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा करके नी की आर्थराइटिस को ठीक करने में सहायक होगा? तो आंसर है यस। जब आप योग करेंगे तो आपकी मांसपेशियों में दबाव आएगा, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और वहाँ पे न्यूट्रिशन बढ़ने से आर्टिफिशियल सरफेस हील होंगे, आर्थराइटिस चेंजेस धीमे धीमे कम होने शुरू हो जाएंगे। बट ये होगा स्टेज 1 और 2 में ही आर्थराइटिस। क्या शुगर कम करने से इन्फ्लेमेशन कम होगा? तो आंसर है यस। शुगर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है, तो शुगर कम करने से डेफिनेटली आपके घुटने की जो सूजन है, दर्द है, उसे कम करने में हेल्प मिलेगी। क्या आर्थराइटिस में कोई मिथ है जो लोगों को दूर करना चाहिए? तो हाँ, पहला कि आर्थराइटिस ठीक नहीं हो सकती, दूसरा कि आपको नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना। आर्थराइटिस ठीक हो सकती है, रिवर्स हो सकती है अगर स्टेज 1 और 2 है, और जब समय आ गया घुटना बदलवाने का, आपको बदलवाने ही चाहिए। और गठिया 5 प्रकार की होती है, आपको कौन सी है ये आप अपने मेडिकल प्रोफेशनल को दिखाकर जान लीजिए। इस पॉडकास्ट को हर व्यक्ति को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि बहुत सारे सबके मन में सवाल होते हैं जिनके उत्तर मिलने ही चाहिए। तो उसके लिए ये पॉडकास्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे आज आपकी हुई है, ऐसे औरों को भी करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, जिससे आपके इस चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरे हो सकें। बेल आइकन अभी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं आपको समय से प्राप्त होते रहें और आप वो इनसाइट्स जान सकें जो आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। तो हमारे साथ रोज कुछ नया सीखते रहिए, हेल्दी रहिए, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। क्योंकि घुटने के दर्द के साथ जीना तो कोई जीना नहीं हुआ। आपको चाहिए कि आप इन समस्याओं से लड़ें, अपने आप को स्वस्थ रखें। और स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है? आपको आज जो चीज़ें हमने बताई हैं उन पर काम करना है, अपने घुटने को हेल्दी रखना है, जिससे आपकी जो लाइफ है वो अच्छी बनी रहे, सरल और सुगम बनी रहे, आप अच्छे से चलते फिरते बने रहें, सारे काम ठीक से करते बने रहें। इसके साथ साथ अगर आप जानना चाहते हैं कुछ एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचेज घुटने को ठीक रखने के लिए, ये राइट वाला वीडियो जाकर देखिए। और ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो आपके घुटने की इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करेंगे, ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देखिए। धन्यवाद।